नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई और उसके बाद वाला है एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। तो दो में से कोई एक ही कराती हूँ मैं, ठीक है। अगला सी में है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वैसे ही सी में, तो डी वाला ही कराते हैं। डी वाला देखो, रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, ठीक। ये करते हैं। नेक्स्ट और तुम्हारा काम रहेगा करने को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए एक्स का रिलेशन उसी एक्स से आना चाहिए। तो मैंने बताया ना लिखना कैसे है, इसको इससे बिलोंग कराना है और रिफ्लेक्सिव में उसी चीज़ को बिलोंग कराना होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये रिलेशन लिखते हैं। तो एक्स इज़ दी, क्या एक्स की वाइफ होगी, कैसे हो जाएगी, कोई फीमेल खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो एक्स कैन नॉट बी दी वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक पे आने के लिए क्या करना है, इसको उठाना है, इससे बिलोंग करना है और ये रिलेशन लिखना है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में इसी को अपोजिट करके लिखना है और दिखाना है कि ये वाला इसमें बिलोंग कर जाता है। ये मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज़ दी वाइफ ऑफ वाई, ओके। अब क्या ये इंप्लॉय करेगा कि वाई, क्या ये इंप्लॉय करेगा कि वाई इज़ दी वाइफ ऑफ एक्स, नहीं ना। क्यों, क्योंकि एक्स वाइफ है तो मतलब एक्स फीमेल है, वाई मेल है। अगर हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में ये रिलेट करा दिए कि वाई इज़ दी वाइफ ऑफ एक्स, तो ये ट्रू नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वाई तो मेल है। तो ये हो जाएगा वाई कैन नॉट बी दी वाइफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स वाई तो करेगा, आर में बिलोंग, वाई एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे ये लिखना भूल गए हम कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा हो जाता, लेकिन अच्छा चलो नहीं सही है, चलो हाँ। तो आर क्या हो गया, इज सिमेट्रिक, ठीक। ट्रांजिटिव उठा लो। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका मतलब हो गया एक्स इज़ दी वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन अगर वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका मतलब हो गया वाई इज़ दी, लेकिन नहीं बिलोंग करेगा ना, क्यों, क्योंकि वाई कैन नॉट बी, वाई जेड लेना है ना, वाई कैन नॉट बी दी वाइफ ऑफ जेड, क्यों, क्योंकि वाई तो मेल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तुम्हारा खुद का होमवर्क है, खुद से करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इतना। रिलेशन किस तरीके से, रिलेशन रियल नंबर के सेट में है, देखो रियल नंबर के सेट में रिलेशन डिफाइन है, मतलब आर क्रॉस आर से ये रिलेशन निकाले गए हैं। आर क्या है, आर डिफाइंड है, बताना है ये जो रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक। अब देखो नहीं दिखाने के लिए हमको एक कंडीशन भी काफ़ी होती है कि ये एक कंडीशन भी मिल जाए जो ये दिखा दे कि नहीं होती है, तो उतनी काफ़ी है हमारे लिए। मीन्स ट्रू होना चाहिए कोई चीज़, अगर रिफ्लेक्सिव ट्रू है तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, पूरे सेट के लिए ट्रू होना चाहिए। और अगर रॉन्ग है, अगर नहीं फॉल्स है, तो एक के लिए भी, एक भी हमको ऐसा एलिमेंट मिल गया कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स हो जाएगा। वैसे इसको करने के तरीके ऐसे भी हैं कि इनको जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो देख लो कैसे करना है। अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मान लेते हैं कि कोई भी ए है जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए आर में बिलोंग करेगा, ए आर में बिलोंग करेगा और ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ए लेस देन ए स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो नहीं ना होगा, नहीं होना है ना, ठीक। तो दोनों कंडीशन नहीं प्रूव होंगी, मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ए आर में बिलोंग नहीं करेगा,
नहीं करेगा ना। तो क्या हो गया, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, ये चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिमेट्रिक देखो। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना है, इन्हीं दोनों को उठाना है, इससे बिलोंग कराना है, ये इक्वेशन लिखना है ये रिलेशन लिखना है। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट आर से, रिलेशन वाले सेट से, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम वो कम्यूट कर सकते हैं, बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? अगर मान लो ए की वैल्यू 2 ले लेते हो और बी की वैल्यू -2 ले लेते हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो गया, -2 हो गया। अगर इस केस में तो कहाँ से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ नहीं बनेगी, नहीं होगा ऐसा। तो बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, ए भी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक, अब दोनों को ले लो और हमको अब एक बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा ए और सी में रिलेशन दिखाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको एम्प्लॉयज़ दैट के साइन लगा लो, इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई सी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, ए बाई सी, ए लेस देन और इक्वल टू सी। तो क्या यही रिलेशन डिफाइन होना चाहिए था ए और सी के बीच में? नहीं, ए और सी के बीच में रिलेशन डिफाइन होना चाहिए था कि ए लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसका मतलब ए और सी आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब चाहो तो ये वाले क्वेश्चन को तुम एक एग्जांपल भी सोच के कर सकते हो, सपोज कुछ भी सोच लो जो नहीं प्रूव करता हो, कोई रेशनल नंबर ही ले लो, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर में आ जाता है, तो भी ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है और इस पे बताना है, तो रिलेशन डिफाइन है, अरे ये सेट दिया हुआ है, सेट नहीं लिखा है, हम सेट ए लिख लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक है। ठीक, आर डिफाइन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। हाँ, इसी को बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव देख लो, रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, ए को ए से रिलेट कर दो, ए को बिलोंग करा दो किससे, आर से, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देख लो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब अगर, अच्छा इसमें रिलेशन ये सेट दे दिया था ना, वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें सेट दे दिया तो इसका मतलब वो तुमसे सेट के रूप में ही आंसर चाहता है मतलब तुमको सेट बनाना पड़ेगा। तो चलो आर बना लो, आर बना लिए, बी की वैल्यू लेते जाओ, ए मिलता जाएगा, अरे ए की वैल्यू लेते जाओ, बी मिलता जाएगा, A1 ले लो तो बी जो है 2 हो गया, A2 ले लो तो बी 3 हो गया, 3 ले लो 4 हो गया, 4 5 5 6, बस। क्यों? क्योंकि अब A6 ले लोगे तो B7 आ जाएगा, 7 है ही नहीं सेट में, तो बस इतना ही। अब इसको ऐसे प्रूफ कर लो कि यहाँ पे कहीं भी 1 1 नहीं आया है, 2 2 नहीं आया है, 3 3 नहीं आया है, 4 4 नहीं आया है, 5 5 नहीं आया है, तो ये ऐसे लिख लो इसको, मतलब लिख लो ऐसे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 कहीं आर में आया है सेट में, उस जो आ रहा है जो एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि फॉर एवरी वन बिलोंग्स टू आर, हर एक जो आर में बिलोंग कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन नहीं आया है, तो इसका मतलब 1 1 आर में आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की कंडीशन देख लो, सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या करना है, सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या करना है, हाँ क्या करना है सिमेट्रिक की कंडीशन में, ये देखो सिमेट्रिक की कंडीशन में ये करना है कि 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आर इज़ नॉट, कम्यूट करना चाहिए ना, तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में आ जाओ, 1 2 है, अब देखो मैंने क्या बताया था, ट्रांजिटिव में 1 2 आ रहा है, अब 2 से कहीं स्टार्ट हो रहा है तो तुमको वो ढूंढना है, कहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 2 3 आ रहा है, तो क्या रिलेट करना चाहिए था, 1 और 3 भी आना चाहिए था, आया है, नहीं आया है, ठीक है, आना चाहिए था, नहीं आया है, तो इसका मतलब नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे देखो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
तो इसका मतलब ये है कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेशन है डिफाइन है रियल नंबर पे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रिलेशन डिफाइन है किस सेट से किस सेट पे, रियल नंबर पे डिफाइन है। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने बताया था ना कि कैसे यहाँ रियल नंबर देते जाएंगे और यहाँ पे रियल नंबर रहेगा और उसकी मैपिंग होगी। तो क्या है यहाँ पे है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलो ठीक है, अब एक एक चीज़ प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव ले लो तो क्या हो जाएगा, मान लो कोई ए है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस आर में बिलोंग कर रहा है, इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ए लेस देन और इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक दो कंडीशन देता है ना, या तो ये देता है या तो ये देता है। तो ये कंडीशन फॉलो हो चाहे ना हो, लेकिन ये वाली हर कंडीशन, ये वाली हमेशा हर जगह ये कंडीशन फॉलो होगी। और दो में से एक ही कंडीशन, एक भी हो या दोनों हो तो चलता है। तो एक ये है, दोनों नहीं, मतलब दो में से कोई एक होना चाहिए। और लिखा है ना, तो ये वाली तो नहीं होगी हमेशा, लेकिन ये वाली हमेशा होगी। तो इस वजह से क्या हो गया, ए बिलोंग कर जाएगा आर में, मतलब ए रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट लेते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का मैंने बताया था कैसे करना है। मान लो कि ए और बी है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी को उल्टा लिख सकते हैं, बी लेस देन और इक्वल टू ए, ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, ये नहीं होगा। क्योंकि ए लेस देन और इक्वल टू बी कैसे हो सकता है? जैसे तुम एक एग्जाम्पल ही लेट कर लो, तुम मान लो कि इसकी वैल्यू 1 है ए की और बी की वैल्यू 2 है। तो क्या 1 तो लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया? क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ? नहीं हुआ ना। तो इक्वल टू की कंडीशन में हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हमने ये ले लिया, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं ना होगा और सभी पे ट्रू होना चाहिए ना। तो ये इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। बी ए डज नॉट इक्वल टू आर, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आते हैं। अगर ए भी बिलोंग कर रहा होगा आर में, ए भी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो गया। अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी लेस देन इक्वल टू सी हो गया। अब कुछ भी करके हमको एलिमिनेट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन सी लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन 1 2 लेट कर लो, ठीक है। तो अब तुम क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। मैं बताया था ना, किसी भी तरीके से बीच वाले टर्म को एलिमिनेट करना पड़ता है कि रिलेशन मिल जाए हमको। ये आ गया और ये क्या हो गया, ए बाई सी लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ये दे दिया क्या, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी, ये हो गया। इसका मतलब ए और सी बिलोंग करने लगा आर में, और आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब डिवाइड कर लो, यहाँ डिवाइड कर लेते तो भी यही चीज़ आती। ठीक, डिवाइड कर लेते तो क्या हो जाता, सी ऊपर चला जाता। नहीं, डिवाइड करने से नहीं आता, यही सही है, ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5th है, अब इसमें कुछ बताया नहीं, तुम खुद बताओ क्या रहा है। सपोज़ आर डिफाइन है कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है रिलेशन। और आर कैसे दिया जा रहा है, ए और बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी का क्यू। तुम बताओ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चलो प्रूफ करना देखना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो कोई ए है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ए और ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो कंडीशन देता है ना। या नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, क्या ए इज़ लेस देन ए क्यूब? हाँ हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हमेशा फॉलो करेगी। ना, नहीं भी करेगी। देखो कैसे, ए इज़ इक्वल टू ए क्यूब। अगर तुम ए की वैल्यू -1 ले लो, हाँ, तो -1 का क्यूब -1 ये यहाँ इस वाले केस में सेकंड कंडीशन फॉलो कर जाएगी। ठीक, अगर यही तुम -2 ले लो, -2 का होल क्यूब, तो ये तुम्हारा -2 लेस देन और इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब देखो इसमें दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, ना ही ये कंडीशन फॉलो करेगी ना ही ये करेगी, क्योंकि -2 तो बड़ा हो जाएगा ना -8 से। ओहो सॉरी, शिफ्ट कर गया था। अब देख लो, फिर से बता देती हूँ। ये था ना, मैंने इसको ऐसे लिखा था। अब मैं एग्जांपल देके बता रही थी कि अगर -1 ले रहे हो तुम ए की वैल्यू, तो -1
-1 लेस देन और इक्वल टू -1 का क्यूब करोगे तो ये -1 आ जाएगा, -1 आ गया तो इस वाले में सेकंड कंडीशन फॉलो कर गई ये वाली, क्योंकि -1 लेस देन तो नहीं होगा लेकिन इक्वल हो जाएगा, दो में से एक करनी चाहिए और लगा रहता है। अगर यहीं तुम -2 ले लो, ए को -2 ले लो, लेस देन और इक्वल टू -2 का क्यूब करोगे -8 हो जाएगा। अब देखो इसमें ना ये कंडीशन लगेगी, क्यों, क्योंकि ये तो -2 बड़ा है और ना ये कंडीशन लगेगी, तो इस वजह से ये फेल कर गया ना, तो ये नहीं होगा इक्वल। समझ में आया? जब भी कुछ ऐसा लगा करे कि हाँ कन्फ्यूजन है तो वहाँ ऐसा एग्जाम्पल रख करके देख लिया करो। ये समझाने के लिए था, रफ वर्क था, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये तो मैंने तुमसे समझाने के लिए लिखा था, इसको ऐसे कट कर लो, ये समझाने के लिए लिखा था, तो नहीं होगा ना इक्वल। तो इसका मतलब ए कहाँ हो गया, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करना है, मैंने बताया था, इफ़ नहीं मान लो कि अगर ए इफ़ है, अरे मान लो अगर इफ़ क्या है, मान लो अगर कोई ए बी है जो आर में कहाँ इस रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो किस तरीके से दे दिया जाएगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब, इस तरीके से दिया गया। अब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, अरे ए की जगह बी को लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, नहीं लिख सकते, क्यों। अब फिर इसका कोई एग्ज़ाम्पल देख लो, रफ वर्क में कोई एग्ज़ाम्पल देख लो इसका। अगर तुम इसको मान लो क्या लेट करते हो, ए को 1 लेट कर लो, बी को 1 का क्यूब लेट कर लो, तो मान लो 2 लेट करो, 2 आ गया, 2 का क्यूब आ गया, ये आ गया तुम्हारा 2 लेस देन और इक्वल टू 8 आ गया। अगर इसी को 8 लेट कर लो और इसको तुम 2 लेट कर लो और इसको तुम 2 का क्यूब लेट कर लो, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 8 ये तो आ गया। कोई और कंडीशन सोचो जिस पे सेटिस्फाई ना कर रहा हो। देखो अच्छा 1 और 2 लेट कर लो, ए को 1 लेट कर लो तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, ये तो सही है, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 8 होगा। अगर यहीं तुम इसको रिवर्स कर लो, ए की जगह 2 को रख लो, बी की जगह 1 को रख लो, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल है, ऐसा नहीं बन सकता। अब चाहो तो एग्ज़ाम्पल देके यहाँ दिखा भी सकते हो, सब एग्ज़ाम्पल चाहो तो ऐसे एग्ज़ाम्पल लेके दिखा भी सकते हो, ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है कि एग्ज़ाम्पल 1 का क्यूब लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, बट 2 का क्यूब बट 2 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, चाहो तो ऐसा लिख के भी दिखा भी सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है। फिर बी और ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट देखते हैं। ट्रांजिटिव वाले पार्ट के लिए क्या करना है कि अगर हम ए बी लेके करेंगे, जैसे मैं अभी ट्राई कर रही थी इसको, ए बी लेके करेंगे तो ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, तो हमको इसको नंबर लेट करना पड़ेगा। तो नंबर क्या, वही नंबर मैं अरेंज कर रही थी कि कैसा नंबर लिया जाए। तो अगर हम ए को 5 ले लें, बी को -4 ले लें, सी को -3 ले लें, तब हम लेके करते हैं, तब हमको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो वो नहीं एलिमिनेट हो रहा था। तो -5 और 4 था ना, नहीं 5 और -4 था, 5 और -4, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं ऐसा चेक करना पड़ेगा पूरी तरीके से कि कहीं फेल तो नहीं निकल जा रहा है। जैसे जैसे मैंने बहुत सारे नंबर लिए तो उस पर अभी मैंने बहुत सारे नंबर लिए थे तो उस पर ट्रू हो जा रहा था, लेकिन फिर मैंने इस तरीके से नंबर अरेंज किया तो ट्रू नहीं हो रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। -4 है, ये आर में बिलोंग कर रहा है, तो 5 लेस देन और इक्वल टू -64 हो जाएगा, ठीक। अगर इसी तरीके से -4 और -3 था, -3 को आर में बिलोंग कराया जाए, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर भी आएगा। अब -4 लेस देन और इक्वल टू -27, ये भी ट्रू है, माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। अब लेट कर लो, अब देखो अब 5 और -3 में भी वैसा रिलेशन बनना चाहिए, तो 5 लेस देन और इक्वल टू -27 नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है।
तो अब ये क्या हो गया, आर इज़, इसका मतलब ये हो गया कि 5 और -3 नहीं बिलोंग कर रहा है आर में। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कौन सा जो है इसमें जब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लेके करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो हमसे ये पूछा था कि तुम ही बताओ कौन सा है, तो नहीं है, क्या है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। ठीक है, तो ओवरऑल हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ही से पूछ रहा है, चेक करो बताओ। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट से हाँ, आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, एक सेट दे रहा है, शो दैट द आर इन द सेट दे रहा है 1 2 3। देखो थोड़ा सा ग्राफिकल से भी बीच बीच में बताती रहती हूँ, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए, ये मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि रिलेशन आर है किस सेट में, 1 2 3 से डिफाइन है। 1 2 3 रिलेशन आर इन द सेट, इस सेट का देखो कोई नाम नहीं दिया है, हम खुद से नाम दे देते हैं कि ये ए है। गिवन बाई आर, रिलेशन किस तरीके से दिया गया है, 1 2 2 1। ठीक, अब मतलब 1 की मैपिंग यहाँ 2 से हुई है, 1 की मैपिंग यहाँ 2 से हुई है। देखो यहाँ कोई और सेट नहीं दिया है कि इस सेट से दूसरे सेट में, इसका मतलब इस सेट से इसी सेट में रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 ले लिया है और सेट का नाम वही ए मैंने रख लिया क्योंकि वही नंबर्स हैं। 1 की मैपिंग 2 से हुई है, 2 की 1 से हुई है, 1 की 2 से हुई है, 2 की 1 से हुई है, यही तुम्हारा रिलेशन दिया हुआ है। अब तुम बताओ ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो अब आओ इसको प्रूफ करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बस, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बताती रहती हूँ जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो आर कैसे दिया गया है, 1 2 से और 2 का 1 से। तुमसे कह रहा है कि बताओ ये सिर्फ सिमेट्रिक है, नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं ट्रांजिटिव है। तो हम दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 1 1 बिलोंग करे किस में, आर में, लेकिन नहीं कर रहा है तो नहीं है। वैसे तो 2 2 भी नहीं कर रहा है लेकिन एक ही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक पे क्या करना है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से, कम्यूट कर गया। ठीक है, 1 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव में मैंने बताया था ना कि 1 2 है, तो अब हमको मतलब एक पहले एलिमेंट उठाओ, एक एलिमेंट पे आओ। अब देखो एक ऑर्डर्ड पेयर पे आओ, 1 2 है तो 2 से एंड हो रहा है, तो अब हमको अगला पेयर ढूंढना पड़ेगा, कहीं 2 से स्टार्ट तो नहीं ना हो रहा है, कहीं हमको मिल रहा है 2 से स्टार्ट मिल रहा है। ठीक, 2 से स्टार्ट मिल रहा है, 2 का रिलेशन 1 से दिखा रहा है। तो अब क्या हो जाता है, जैसे ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का भी सी से होना चाहिए, ट्रांजिटिव यही कहता है। तो 1 का भी रिलेशन 1 से होना चाहिए था, मतलब 1 1 बिलोंग करना चाहिए था, आर में नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे इसको 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, अब इसको तुम्हें सिस्टमेटिक लिखना है, मैंने जगह के बचाने के लिए ऐसे लिख दिया है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन ये डिफाइन है, प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहले सेट ए दिया ही है तो हम आर लिख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बता देती हूँ, ऐसे ही बस नॉलेज बूस्ट करने के लिए, कि सेट ए की सेट दिया है ए, तो इसका मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, ए से ए पे ही जा रहा होगा। ठीक, रिलेशन कहाँ डिफाइन है, ए से ए पे। तो ऐसे ग्राफिकल थोड़ा बता देती हूँ कि ए से ए है, मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी वही सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, क्यों, क्योंकि कोई और सेट तो दिया ही नहीं है। और रिलेशन डिफाइन कैसे है, रिलेशन डिफाइन है जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें ए माइनस बी जो है इवन नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो अगर 1 -1 कर दें, ठीक, ये रफ ले लेती हूँ थोड़ा समझाने के लिए,
आ ही रहा होगा आप लोग को अब तक, लेकिन फिर भी 1 से ए को भी 1 ले लेती हूँ, बी को भी 1 ले लेती हूँ, ए को भी 1 ले लेती हूँ, बी को भी 1 ले लेती हूँ। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इवन नंबर में आ जाएगा, तो 1 की 1 से मैपिंग हो जाएगी। ठीक, अब 1 और एक ऑर्डर्ड पेयर भी लिखते चलती हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल टू, सबका नहीं बताऊँगी ऐसे करके, बस थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए। अब 1 और 2 को लिया जाए तो क्या 1 माइनस 2 का मॉड इवन नंबर देगा? नहीं देगा, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ नहीं होगी। 1 को 3 से लेते हैं, 1 माइनस 3 का मॉड माइनस 2 का मॉड 2, हाँ ये एक इवन नंबर दे दिया, तो 1 का 3 से भी हो जाएगा मैपिंग, तो यहाँ 1 और 3 लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से हम चेक करते हैं सारा। ठीक, तो तो मतलब ग्राफिकल मतलब ग्राफ इस तरीके से बन जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए ये ऐसे देखो। फिर अब तुम 1 और 4 ले लो, 4 को लोगे तो 4 माइनस 1 या 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 5 ले लो, हो जाएगा। 6 ले लो, नहीं होगा, 6 आई नहीं। 2 ले लो, 1 ले लो, 2 1 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 2 हो जाएगा, 2 3 होना नहीं है, 2 4 हो जाएगा, 2 5 नहीं होगा, और फिर 3 पे आ जाओ, 3 1 होगा नहीं, 3 2 होगा नहीं, 3 1 हो जाएगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ गया, उसको भी कंसिडर कर लेंगे इवन में। फिर 3 4 हो गया, नहीं होगा 3 4, 3 5 हो जाएगा, 3 4 को ले लो, 1 के साथ होना नहीं है, 2 के साथ हो जाएगा, 3 के साथ होगा नहीं, 4 के साथ हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 का मॉड 0 हो जाएगा इवन नंबर। 4 का 5 के साथ नहीं होगा, 5 का 1 के साथ हो जाएगा, 5 का 2 के साथ नहीं होगा, 5 का 3 के साथ हो जाएगा, 5 का 4 के साथ नहीं होगा, लेकिन 5 का 5 के साथ हो जाएगा। ये पूरा सेट बन गया। ठीक, अब इसमें सॉल्व करते हैं आगे की चीज़। अब पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो करना पड़ेगा। तुम एग्जाम में ऐसे ना कर लेना, तुम्हें नीचे मतलब ऐसे सिस्टमैटिक लिखना है, मैं तो ऐसे ही पेज बताने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में 1 1 आना चाहिए, मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट्स हैं, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक है, तो सबका रिलेशन खुद से आना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 सब किस में बिलोंग कर जा रहे हैं? आर में, तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, सिमेट्रिक उठा लो, 1 1 तो सिमेट्रिक होगा ही, 2 2 भी होगा, 3 3 भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ समझ लो, अगर अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट दिया होता, अब मान लो कुछ देर के लिए क्वेश्चन नहीं है और हमारे पास ये यही सेट होते, ठीक, और सेट यही होते हैं, अगर उसमें 1 1 आ रहा होता, 2 2 आ रहा होता, 3 3 आ रहा होता, 4 4 आ रहा होता और 5 5 आ रहा होता, तो ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होता। ठीक, और अगर 1 1 आ रहा होता, 2 2 आ रहा होता, 3 3 आ रहा होता, सेट यही होता, और 4 4 और 5 5 नहीं दिया होता, तो भी उसको सिमेट्रिक ही बोलते। ठीक, मेरे कहने का मतलब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव कंटेंट होता है, भले ही पूरा हो या फिर आधा हो। जैसे 5 है यहाँ तक सेट में, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अगर पूरा दिया है सिमेट्रिक के अंदर, पूछ रहा है तुमसे सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो वो सिमेट्रिक है। और अगर 1 1 2 2 3 3 मान लो सिर्फ इतना ही दिया है, या 4 4 भी दिया है, या मान लो मतलब इसमें से किसी एक को भी, या किसी एक को भी अगर इसने रिलेट कर दिया खुद से, तो वो रिफ्लेक्सिव, वो सिमेट्रिक की कंडीशन में भी आ जाता है। ठीक, चलो बस। हाँ, और सेट में दूसरे एलिमेंट्स भी आए, तुमको फिर वो सिमेट्रिक की कंडीशन तो देखनी पड़ेगी। ये तो मैं बता रही हूँ कि सिमेट्रिक जो रिफ्लेक्सिव को कंटेन किया होता है, रिफ्लेक्सिव का एक भी एलिमेंट अगर सिमेट्रिक में आ गया तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। इसको ये मत सोचना कि वो तो रिफ्लेक्सिव ही है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो अब सिमेट्रिक देख लो, 1 3 है, 3 1 आना चाहिए है, 1 1 तो बताया ही मैंने कि रिफ्लेक्सिव कंटेंट होता है सिमेट्रिक में। 1 5 है तो 5 1 आना चाहिए है, 2 2 है रिफ्लेक्सिव कंटेंट होता है सिमेट्रिक में, 2 4 है, 4 2 है, 3 1 है, ये तो चेक ही कर लिया, 3 3 रिफ्लेक्सिव कंटेंट है सिमेट्रिक में, 3 5 5 3 है, 4 2 2 4 है, चेक ही करते हुए आए उसको, 5 1 1 5 है, 5 3 3 5 है, कहाँ है, ये रहा। ठीक, तो इस तरीके से सब कुछ है, तो ये हम लिख सकते हैं कि अब देखो इसके लिए हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी, मतलब अब यहाँ पे भी हम चाहते तो पूरी डिफिनेशन लिख लेते, क्या लिख लेते कि फॉर एवरी, यहाँ पे हम चाहते तो डिफिनेशन भी लिख लेते इसकी, कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये भी लिख सकते थे। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, या तो फिर ऐसे जैसे मैंने बताया सबको दिखा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव कर लो, ट्रांजिटिव कैसे होगा? हाँ, ट्रांजिटिव कैसे होना है? देख लो ऐसे, 1 3 है तो 1 3 है, 3 का 1 से हो गया, और 1 का 1 से होना चाहिए, ये है ही। 1 का 5 से है तो 5 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। 5 का 1 से हो गया, 1 1 होना ही चाहिए है ही, और कहीं 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा। 5 का 3 से है तो 1 का 3 से होना चाहिए, तो मिल गया, ये रहा। फिर उसी तरीके से 5 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो 5 का 5 से तो 1 का 5 से होना चाहिए, ये रहा। तो इस तरीके से देखोगे ना सब ए को, मतलब वो ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से मिल जाएगा, मतलब सब रिलेट हो रहा है। अब चाहो तो यहाँ पे भी तुम डिफिनेशन लिख लो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया, और यहाँ पे आर इज़ ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया? तो इसका मतलब आर क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आओ देखो। हाँ, अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें तुमसे पूछ रहा है, तो जो चीज़ें पूछ रहा है उसके लिए एक चीज़ समझो तुम, यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है इक्विवेलेंस क्लास का।
देखो क्या होने वाला है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास उसी सेट पे डिफाइन होते हैं जिस पे कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हुआ रहता है या इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन रहता है। ठीक है, इसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन आया है, अब इसी सेट पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास सबसेट होते हैं, सेट्स के सबसेट होते हैं, और वो सबसेट कुछ इस तरीके के होते हैं। अब किस तरीके के होते हैं उनकी कंडीशन है, देखो किस तरीके के होते हैं। कंडीशन क्या है, यहाँ भी देख सकते हो लिखा है ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आई, मतलब वो जो सबसेट्स हम निकाल रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन नो एलिमेंट्स ऑफ ए आई इज़ रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए जे, मतलब अगर हमने इसी सेट के दो सबसेट अगर हम निकाल लेते हैं तो वो दोनों सबसेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए। जो रिलेशन मिला है हमको उस रिलेशन के थ्रू आपस में एक दूसरे से एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन वो दोनों सबसेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों का यूनियन, जो सबसेट हमने निकाला है उस सबसेट का यूनियन हमारा सेट पूरा वो जो मेन सेट है वो बनेगा, और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलो यही सारी कंडीशन है। अब इसको लिखूँ या फिर रहने दूँ? अच्छा चलो लिख ही देती हूँ, देख लो। जैसे एवरी लिख देती हूँ, तुम्हें लिखना है तो तुम लिख सकते हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट लिखूँ या फिर रुक जाओ, जो क्वेश्चन दिया है ना उसी के उससे लिख लेती हूँ। क्या है अदर पार्ट, देखो अदर पार्ट है, अदर पार्ट क्या है, 135 है, कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये वही चीज़ है, देखो ये 135 क्या हो गया, 135 सबसेट हो गया, और दूसरा सबसेट क्या है, 24 सबसेट है। दो सबसेट इसने लिया है, कहा है तुम दिखाओ कि 135 भी आपस में रिलेटेड है और 24 भी आपस में रिलेटेड है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 135 एंड 24 आर सबसेट ऑफ सेट ए, दैट इज these are इक्विवेलेंस क्लास। ये इक्विवेलेंस क्लास है ना, ऑफ सेट ए। और अब इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दो, प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो ना, क्या है प्रॉपर्टीज़? इनको कुछ नाम दे लो, इनको नाम दे लो A1 और इसको नाम दे लो A2। तो A1 और A2 का यूनियन क्या मिल जाना चाहिए, A मिल जाना चाहिए। तो देखो मिल भी जा रहा है, 1 3 5 यूनियन 2 4 क्या दे देगा, 1 2 3 4 5 दे देगा। सेकंड देखो, इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, तो आ भी जाएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 इक्वल टू 5। ठीक, तीसरा क्या था प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी एक में ही थी, एक में ही लिखो, बुक में एक में ही दी है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से, एक दूसरे से रिलेटेड है। और अब ये रिलेशन किस, मतलब क्या रिलेशन, रिलेशन वही है जो ऊपर दिया है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, यही है ना, यही रिलेशन चलेगा। देखो इसको कहाँ लिखूँ, साइड में लिखूँ क्योंकि फिर पेज इधर उधर करना पड़ता है देखने के लिए। चलो देखो अब दिखा दो इसको, 1 -2 कर दिया, कितना आ गया, 1 माइनस ये क्या लिखा है, हाँ 2, अरे खुद से रिलेटेड है ना, तो 1 -3 कर दिया मॉड में, कितना आ गया, -2 का मॉड 2 आ गया, इवन नंबर हो गया। ठीक, उसी तरीके से 1 माइनस कितना कर देंगे, 1 -3 कर दिया, 1 -5 कर दो, 5 का मॉड कितना आ गया, -4 का मॉड 4 आ गया, इवन नंबर आ गया। 3 को 5 से रिलेट कर दो, 3 - 5 -2 का मॉड 2 आ गया, इवन नंबर आ गया। उसी तरीके से 1 को 5 से रिलेट कर दो, 1 को 3 से कर दिया, 1 को 5 से कर दिया, और 3 को 5 से कर दिया, 1 को 5 से कर दो माइनस, अच्छा ये तो कर दिया मैंने, 1 को 3 से कर दिया रिलेट, 1 को 3 से कर दिया, 1 को 5 से कर दिया, 3 को 5 से कर दिया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा ना, हाँ कुछ नहीं बचा। तो ये क्या शो करने लगा कि ये शो कर दिया जो हमें दिखाना था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी, मतलब इसी का दूसरा पार्ट क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 इज़ रिलेटेड टू। देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे,
यहाँ पे ये तो मैं करके दिखा रही हूँ ना, ये जो चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ ये तुम लोग के समझने के लिए, ये जो चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ से तुम बस इतना भी लिख देते कि A1 इक्वल टू इतना, A2 इक्वल टू इतना, आर सबसेट ऑफ सेट ए, दीज आर क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए। बस तुम इतना इसकी वो बता देते जो उसका रिक्वायर्ड डेफिनेशन है, उतने में भी काम चल जाता। ये तो मैं करके बता रही हूँ। इज़ ईच अदर, अब ये किस तरीके से रिलेटेड है इसको तुम शो कर ही लोगे, हो जाएगा ना, इसको तुम खुद से करना। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो एलिमेंट्स ऑफ, हाँ नेक्स्ट पॉइंट था थर्ड पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी है नो एलिमेंट ऑफ A1 एंड A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कर लो, या ये करके दिखा दूँ? अच्छा देख ही लो, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ये कितना आ गया, इवन नंबर आ गया, 2 आ जाएगा, खुद से रिलेट कर गया ना। नो एलिमेंट्स ऑफ A1 एंड A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर नहीं है रिलेटेड, कैसे नहीं है, माइनस कर लो, देख लो कितना था, A1 था 135 था और A2 था 24 था, तुम माइनस करके देख लो, 1 से 2 को रिलेट कर लो, कितना आ गया, -mod 1 आ गया, और ये कितना आ गया 1 जो कि इवन नंबर नहीं है। 3 को 4 से करके देख लो, ये भी कितना आ जाएगा, -mod 1 आ गया जो कि इवन नंबर नहीं है। ठीक है, देखा नहीं रिलेट कर रहा है ना, तो बस इसको यहाँ से इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने समझाने के लिए किया है। बस तुम इसको इतना इक्विवेलेंस क्लास करके ऐसे लिख देते कि ये दोनों इसके इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है उसी सेट के ये सबसेट हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहा जाएगा। और ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है तुम ये भी लिख देते तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा है तो ये क्या है ना, यहाँ इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लो, यहाँ इसको ऐसे लिख लो कि आर सबसेट ऑफ ए सच दैट, क्योंकि ये बताना पड़ेगा ना कि आर क्या है, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सच दैट रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट mod A - B इज इक्वल टू इवन नंबर बी, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक, ऐसे लिख लो, फिर सही है, अब सही आएगा सेंटेंस। अब इसमें पूरी बात हो गई कि A1 A2 जो है सबसेट है ए का, ऐसे इस तरीके से है कि आर कोई रिलेशन डिफाइन है, इस ये रिलेशन डिफाइन है और आर एक इक्विवेलेंस सेट है, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट आर पे, तो A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए, देन A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लास ऑन सेट ऑफ सेट ए। बस ठीक है, ये अब ये सही है कंप्लीट। अब इसमें सारी बात आ गई है कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी है और सब चीज़ें क्लियर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अब देखो सेट ए इसमें 0 से लेकर 12 तक है, बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, और फिर एक एक को देखना कि कौन सा A - B 4 का मल्टीपल देगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है दिया मतलब A - B, और ये 4 का मल्टीपल है ना, तो सपोज 4 इंटू सम मल्टीपल आएगा n, ये n 0 भी हो सकता है, ये n 1 भी हो सकता है, ये n 2 भी हो सकता है। तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है वैसे तो n होल नंबर हुआ ना, n 0 भी हो सकता है, होल नंबर छोड़ो, n नहीं बताते कहाँ से, वैसे n बता भी सकते थे कि n होल नंबर है, n बिलोंग्स टू n इज़ होल नंबर, बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो कैसे करना है। अब रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ये लिखते हैं ना, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, कोई ए जो सेट में बिलोंग कर रहा हो, ए क्या है यहाँ सेट है, तो A - A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा ना, मतलब जब भी 1 1 0 0 2 2 3 3 ऐसे ऐसे देगा तो 0 होगा, और ये 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 0 लिख सकते हैं ना। n क्या हो गया, बताया ये कि n एक होल नंबर है, तो n की वैल्यू 0 तो हो ही सकती है, तो इसका मतलब हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन में है, रिलेशन के सेट में ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में क्या करना है, सिमेट्रिक में करना है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में, तो A - B कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, होगा ना। और इसी में से अगर माइनस साइन बाहर कॉमन लेना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, B - A इज इक्वल का मॉड इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर A - B लिखो या B - A लिखो, वो मॉड के अंदर तो वही देता है, जैसे 2 - 3 का मॉड या 3 - 2 का मॉड, दोनों एक ही चीज़ है ना, यहाँ -1 का मॉड आएगा, यहाँ 1 का मॉड आएगा, दोनों केस में आना उतना ही है। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि B - A का मॉड भी कितना दे देगा, 4n दे देगा, यहाँ नीचे वाली लाइन में अच्छे से लिख लो। तो B और A भी कहाँ बिलोंग करने लगा, R में बिलोंग करने लगा, तो R क्या हो गया, R इज़ रिफ्लेक्स सिमेट्रिक, R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव ले लो। ट्रांजिटिव के केस में क्या है कि इफ़ A B बिलोंग्स टू R, तो A - mod ऑफ A - B इज इक्वल टू 4n हो गया। इफ़ बी ए भी कहाँ बिलोंग करने लगा, बी सी भी कहाँ बिलोंग करने लगा, आर। मैं बहुत जगह बार बार इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट को भी फर्स्ट एलिमेंट बोल दे रही थी, क्योंकि सिमेट्रिक की हैबिट लग जाती है तो वैसा ही होने लगता है। 4n हो गया। अब
किसी तरीके से दोनों को रिलेट कर दो कि हमको मिल जाए क्या, हमको ए और सी में रिलेशन मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हाँ ऐड कर लेते तो मिल जाता, लेकिन ऐड कैसे कर लें, मॉड लगाए, हम मॉड ही हटा लेते हैं। तो ए माइनस बी को जब मॉड हटता है, पढ़े होगे प्रीवियस क्लास में, मॉड जब हटेगा तो ये यहाँ इस साइड अगले साइड प्लस या माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 1 इसको दे दो, यहाँ से मॉड हटा तो अगले साइड प्लस या माइनस आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, बी माइनस सी हो गया, ये हो गया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये दे दिया प्लस माइनस कॉमन ले लो, 4n प्लस 4n 8n हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2n, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 इंटू एन लिख सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये बी कट गया, ये ए माइनस सी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n, और इसको हम सपोज कोई नंबर अलग लेटर 2n को हम m बोल देते हैं, ए माइनस सी। तो अब क्या हो गया, ये मॉड ऑफ ए माइनस सी कितना आ गया, 4m आ गया, मतलब ये भी तो मल्टीपल ही है 4 का, 4 का मल्टीपल ही तो होगा ये। तो ए और सी भी कहाँ बिलोंग करने लगा, आर में बिलोंग करने लगा। आर क्या हो जाएगा, आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही था ना इस क्वेश्चन में। हाँ, तो ये दिखाना था कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया ये। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये शो करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने शो कर दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो तुमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया है उससे तुम ऐसे सेट बनाओ जो कि 1 से रिलेट करते हो, मतलब समझ में आया, ऐसा सेट बनाओ जो 1 से, जिनके साथ 1 को रखा जाए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर दे। तो अब देखो यही रिलेशन को फिर से यूज़ करना है और 1 से सेट बनाना है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये तुमसे इक्विवेलेंस क्लास मांग रहा है, इक्विवेलेंस क्लास मांग रहा है जो 1 से रिलेटेड हो। अब इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनेशन तो बताई थी कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ लिख रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास उस सेट पे डिफाइन होता है जो सेट इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। समझ में आया, या दूसरे तरीके से बोलें कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी सेट पे डिफाइन हो रहा है तो वो उस सेट को कुछ छोटे छोटे सबसेट्स में डिवाइड करता है, और वो सबसेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। कब कहलाते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पीछे बताए हैं, फिर से सुन लो। अगर वो जो सबसेट ब्रेक हो रहे हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स, और उनके एलिमेंट्स दूसरे सबसेट से रिलेट न करते हुए हों, दोनों के दो या जितने भी सबसेट बन रहे हों उनके सबसेट का यूनियन वो पूरा सेट मिलना चाहिए जो मेन सेट है, और दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी तो ये हो गई, और एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अच्छा तीसरे को भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि उन सबसेट्स के एलिमेंट एक दूसरे आपस में रिलेट करते हुए होना चाहिए, और रिलेट किस रिलेशन के अंडर करेंगे, इसी रिलेशन के अंडर, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते होने चाहिए। यही प्रॉपर्टीज़ थी, यही थी ना, चेक कर लेते हैं। यही 3 प्रॉपर्टीज़ थी। तो इक्विवेलेंस क्लास हो गया, और अब इक्विवेलेंस क्लास तुमसे मांग रहा है कि जो 1 से रिलेटेड हो। देखो इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू सम एलिमेंट लिखने का प्रॉपर तरीका ये है कि तुमसे मांग रहा है वो एलिमेंट जो 1 से रिलेट कर रहे हैं उनका इक्विवेलेंस क्लास बताना है। तो वो क्या हो जाएंगे, सपोज़ अगर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखो अगर हम 1 ले रहे हैं तो हम 1 के साथ किसको लें कि उसका मॉड लेने पे हमको 4 का मल्टीपल मिले। अगर 1 की जगह हम 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 1 खुद से रिलेट करता हुआ भी हो गया, तो 1 तो होगा ही, 1 को तो पहले ही बोल दिया उसने होगा। 1 को 2 से ले लें, नहीं होगा, 3 4 5 से ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 4 आ गया, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 6 7 8 मिले तो 8 मिले इसके लिए 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लास आ गया। ये रफ वर्क है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। 1 तो होगा ही, क्यों, क्योंकि 1 - 1 से तो उसने मांग ही दिया कि 1 से रिलेट करता होना चाहिए, तो 1 तो खुद ही से रिलेट कर रहा है, 5 भी कर रहा है 1 से और 9 भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका तुम्हारे खुद से करने के लिए है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद से इसको ट्राई करना इसका सेकंड पार्ट। ठीक, ईजी है वो भी, ये तो दिख ही रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी है दिया है, तो ए इज इक्वल टू ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी हो गया तो ए इज इक्वल टू सी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही गया। अब तुम इसको ब्रेक कर लो। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना मैं नहीं बताऊंगी, वो तुम लोग कर लोगे क्योंकि ईजी है। इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से लिखा जाएगा, रिलेटेड टू 1, तो 1 को किससे लिखा, 1 के साथ क्या लिखा जाए, सपोज 1 के इक्वल हो गया, क्या कुछ और मिलेगा, 1 हो गया और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता होगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, कुछ और मिलना है, कुछ नहीं मिलना है अब, क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, तो बस एक यही होगा, इसमें सिर्फ 1 आएगा इस इक्विवेलेंस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये एग्जांपल है, आपको एग्जांपल देना है, सिमेट्रिक हो ऐसा रिलेशन बट डिफाइन करना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, इसी तरीके से करके बहुत सारे एग्जांपल आपको देने हैं। अब देखो ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करो। ठीक है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, खुद से करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है,
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर। रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, पी और क्यू दो पॉइंट है और सेट ए किस तरीके से डिफाइंड है, पॉइंट्स इन अ प्लेन मींस कह रहा है कोई प्लेन है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है कि दो पॉइंट इस तरीके से रिलेटेड है कि उनकी डिस्टेंस, सपोज पी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वही डिस्टेंस क्यू की भी ओरिजिन से, मतलब पी की डिस्टेंस, सपोज पी की डिस्टेंस कुछ ओरिजिन से जो होगी उतनी ही डिस्टेंस क्यू की भी ओरिजिन से होगी। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, ये जो चीजें लिखी हुई है इसको ये भी लिख सकते हैं, पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू या क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो रिलेशन को हम थोड़ा सा इजी वे में डिफाइन कर लेते हैं अपने लिए। तो ये हो जाएगा पी ओ इज इक्वल टू क्यू। अप्रूव करना शुरू करते हैं। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, फॉर एनी पॉइंट P बिलोंग्स टू R, कोई पॉइंट P है आनी सेट जो A सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो पी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा मतलब उसी पॉइंट की दूरी, उस पॉइंट पी की दूरी ओरिजिन से और ओरिजिन की दूरी पॉइंट पी से, बात वही हो जाएगी, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ मींस रिलेट कर जाएगा ना। तो पी क्या हो गया, पी इज रिफ्लेक्सिव हो गया, पी इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हो गया कि पी पी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक। सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में क्या करना है, सिमेट्रिक में इन पॉइंट्स को पहले इससे बिलोंग करा दो, लाइक इफ पी ओ या इफ जो भी लिख सकते थे बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कितने कैसे फाइंड, पी इज इक्वल टू क्यू, इसको इस साइड लिख के इसको इस साइड लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी ओ। इसका मतलब क्यू और पी किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया, इसका मतलब आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक। नेक्स्ट पे आओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो क्या करना है, ट्रांजिटिव ले लो, इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो किस तरीके से डिफाइन है, पी क्यू बराबर पी ओ बराबर क्यू ओ, ये ओ है, ठीक। और अगर क्यू और सम पॉइंट आर ले लो, आर नहीं एस ले लो, बिलोंग्स टू आर है, तो क्यू ओ इज इक्वल टू एस ओ। हमने सपोज कोई और पॉइंट ले लिया एस जो जिसकी दूरी इस तरीके से कि एस ओ की भी दूरी उतनी है जितनी क्यू ओ की है, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिलेट कराना पड़ेगा हमको, क्यू ओ एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके, मतलब इसको हम इस साइड आके लिख लेते हैं ओ क्यू इंटू, इसको इस साइड आके लिख लेते हैं क्यू ओ अपॉन एस ओ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो 1 हो जाएगा ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये कैंसिल हो गया, तो पी ओ इज इक्वल टू एस ओ हो जाएगा, पी ओ अपॉन एस ओ होगा, एस ओ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी, इसका मतलब ये हुआ कि पी और एस कहाँ बिलोंग करने लगे, आर में बिलोंग करने लगे, और आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। क्वेश्चन कह रहा है कि अब तुम शो करो सारे पॉइंट्स जो P से रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स P से रिलेटेड हैं वो सर्कल बना रहे हैं थ्रू P एज ओरिजिन, थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। क्वेश्चन कुछ है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको शो करना है कि P से जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, P से जो भी पॉइंट्स रिलेट कर रहे होंगे, और P से कोई भी पॉइंट रिलेट कैसे कर रहा होगा, जब उसकी दूरी, सपोज सपोज यहाँ पॉइंट हम S लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ हम S लेते हैं, यहाँ हम Q लेते हैं, यहाँ हम R लेते हैं, R ले लेते हैं, T लेते हैं, यहाँ हम Q ले लेते हैं, यहाँ हम V लेते हैं, W लेते हैं, सपोज ऐसा कुछ हमारा है। कह रहा है P से जो भी पॉइंट रिलेट कर रहा है, P से जो भी पॉइंट रिलेट कर रहा है, ऐसे पॉइंट्स का सेट सर्कल बनाएगा। तो P से कोई पॉइंट रिलेट कैसे कर रहा होगा, P से सपोज अगर यहाँ पे S रिलेट कर रहा होगा, P से अगर S रिलेट कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा, P O इज इक्वल टू SO होगा, और O क्या है, हमारा ओरिजिन है, मतलब कि P से O की जो दूरी होगी वही S से O की दूरी होगी, ठीक है। फिर P से मान लो अगर Q रिलेट कर रहा है, तो P से Q कैसे रिलेट करेगा, जो दूरी P की O से होगी वही दूरी P की Q से होगी। P से T रिलेट कर रहा है तो कैसे रिलेट कर रहा होगा, P की दूरी जो O से होगी वही T से होगी, सपोज। तो ये इस तरीके से इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो जाएंगे। अगर ये दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर की है तो ये सारे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो जाएंगे फिक्स पॉइंट से। अब इन्हीं पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या बना रहा होगा, सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। और ये भी चीज बता रहा है कि पॉइंट P 0 0 नहीं है, मींस पॉइंट P ओरिजिन नहीं है। तो हाँ, ये तो बात सही है कि पॉइंट P क्या नहीं है, ओरिजिन नहीं है, क्यों, क्योंकि P की दूरी ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस है, समझ में आया? तो ये क्या बना रहे हैं, देखो ये एक सर्कल बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। और भी पॉइंट्स होंगे, तो समझाने के लिए कम पॉइंट्स नहीं हो। आगे क्या करें, सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर। तो ओरिजिन क्या हो गया है इसका, ओरिजिन क्या हो गया है इसका, सेंटर हो गया है। बस यही क्वेश्चन में था कि तुमको दिखाना है कि P से जो भी पॉइंट रिलेट कर रहा होगा वो उनके उन पॉइंट्स का सेट एक सर्कल फॉर्म करेगा, और इस तरीके से सर्कल फॉर्म करेगा तो P ओरिजिन पे नहीं होगा। तो P ओरिजिन पे नहीं है, ये तो क्वेश्चन से पता चल जा रहा है, रिलेशन से पता चल जा रहा है। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है, लिखने का भी तरीका होता है। तो लिखना कैसे है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, मीन्स थोड़ी मैथमेटिकल भाषा का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये P Q रिलेट कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा, पी क्यू बराबर क्यू ओ, पी ओ बराबर क्यू ओ। पी एस रिलेट कर रहा होगा तो कैसे करेगा, पी ओ बराबर ओ एस। पी टी रिलेट कर रहा होगा तो कैसे करेगा, पी टी बराबर पी ओ बराबर टी ओ, ठीक। ऐसे रिलेट करता जाएगा। तो हम अब लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी फॉर्म्स अ, नहीं, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पी विल बी
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स फॉर्म्स सर्कल विथ ओ एज ओरिजिन। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। एक बार इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर। किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है? T1 और T2 दो ट्रायंगल है जिसमें कि T1 सिमिलर है T2 के, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये तो तुम खुद से कर लोगे। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, किस सेट ऑफ कोई सेट दिया ए से ए पे डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है ए से ए पे T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर ट्रायंगल T2। T1 जो है सिमिलर ट्रायंगल है T2 के। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सिमिलर वो रिफ्लेक्स दिखा लो। T1 सिमिलर है T1 के, T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर हो गया T1 के, तो ये सिमेट्रिक हो गया। एक और ट्रायंगल ले लो T3, और इस तरीके से कि T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 सिमिलर हो गया, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये खुद से कर लोगे तुम, जैसे अभी लोकेलिटी वगैरह क्वेश्चन था तो तुम लोग कर लोगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखो, नेक्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट थ्री राइट एंगल ट्रायंगल। तीन राइट एंगल ट्रायंगल लो। T1 जिसकी साइड है 3 4 5, T1 लो। T1 है जिसकी साइड है 3 4 5, T2 है जिसकी साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है 5 12 13 13 12 5, T3 है, T3 क्या है, T3 है 6 8 10 6। ठीक है, अब क्या करना है, 10 होगा, 10 और 8। अब कैसे होगा? देखो बहुत सारी क्राइटेरिया होती है सिमिलैरिटी की, 9th क्लास में पढ़ के आए हो लेकिन भूल गया होगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। जैसे कि क्राइटेरिया क्या होती है सिमिलैरिटी की, या तो तुम दिखा लो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या तो दिखा लो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, या तो दिखा लो साइड 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 सिमिलैरिटी। अब देखो तुम एंगल एंगल सिमिलैरिटी नहीं दिखा पाओगे, क्यों? क्योंकि कहीं एंगल की बात नहीं है, तो ये नहीं शो कर पाओगे, इससे नहीं शो कर पाओगे। अब बचा साइड साइड साइड। ये क्या इसकी क्राइटेरिया क्या होती है? इसकी क्राइटेरिया होती है कि कोई भी दो ट्रायंगल है, तो उस ट्रायंगल की जो प्रोपोर्शनल साइड जो साइड्स होती हैं उनको प्रोपोर्शनल दिखा दो। मींस सपोज ये ए है, ये बी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू, सपोज ये सी है, ये डी है, तो सी बाई डी इज इक्वल टू, ये ई है, ये एफ है, तो ई बाई एफ, ऐसा तुम दिखा लो। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे, ये समझाने के लिए था, रफ खाली समझाने के लिए। अब देखो कोई भी तुमको दो साइड ट्रायंगल की साइड्स कहीं प्रोपोर्शनल दिख रही है, जैसे 3 5 12, 3 के साथ मान लो 12 बन गया, तो क्या बचे हुए के साथ बन पाएगा? 4 के साथ कुछ नहीं बन रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है। इधर से उठा लो, 3 के साथ 8 बन रहा है, तो बचे हुए के साथ 4 के साथ 2 5 5 नहीं, 3 के साथ 6 बन रहा है, 4 के साथ 8 बन रहा है, और 5 के साथ 10 बन रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल बन गया। T1 और T3 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे कि 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। ये साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर हो जाएंगे। T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के, बस इतना प्रूव करना था। ठीक है, क्या पूछा है आगे? Which triangle among T1, T2, T3 are related? तो लिखना है T1 and T3 are related। ठीक, बस इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रिलेशन डिफाइन है ए सेट ए से सेट ए पे, जहाँ पे रिलेशन है पॉलीगन का, सेट ए में सारे पॉलीगन हैं। ठीक है, और रिलेशन डिफाइन है P1 P2 इस तरीके के पॉलीगन है कि उनके जो है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। अब ये तो हो जाएगा, क्यों? ये तो इजी है, सेम ऊपर वाली की तरह P1 रिलेटेड टू P1 हो गया, P1 P2 से रिलेटेड हो गया। अच्छा, ये इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, एक करके अच्छा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट ए पे, और रिलेशन लिखा गया है जिस तरीके से P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 दोनों के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 हो गया। ठीक, दोनों के नंबर ऑफ साइड्स जो है सेम है, तो अब इसको रिफ्लेक्स शो करके दिखा देंगे, बाकी आप खुद से करोगे। सपोज पॉलीगन कहाँ बिलोंग कर रहा है? फॉर एनी पॉलीगन P1 बिलोंग्स टू ए, नंबर ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ P1। ठीक है, तो P1 कहाँ बिलोंग कर गया? R में बिलोंग कर गया। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम इसी तरह का तरीके से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना आगे जिम्मेदारी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक होमवर्क ले लो। अब तुम मुझे अगली बार बताओगे कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक, ये तुम्हें बताना है, मेरा होमवर्क है, पॉलीगन क्या होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। कह रहा है सेट ए में व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, सेट ए के कौन से एलिमेंट, सेट ए के कौन से एलिमेंट्स जो है, देखो सेट ए में पॉलीगन है, तो पॉलीगन में सब कुछ होगा, हेक्सागन हेप्टागन पेंटागन, ये सारी चीजें होंगी। तो लेकिन तुमसे कह रहा है कि तुम बताओ उस पॉलीगन के सेट में से कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल जो ये दिया हुआ है इससे रिलेटेड होंगे। तो अब देखो कोई भी स्पेसिफिक अगर स्ट्रक्चर है तो वो उसी से रिलेट करेगा ना। अगर ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल से ही रिलेट करेगा, तो मतलब सेट ए में जो भी पॉलीगन ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ही पॉलीगन होता है, तो जो भी पॉलीगन ट्रायंगल होंगे वो सारे इसका क्या नाम दिया गया है, इस टी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल दी ट्रायंगल्स फ्रॉम सेट ए रिलेट्स टू ट्रायंगल टी। बोलिए
क्योंकि नंबर ऑफ साइड बराबर होनी चाहिए ना, रिलेशन इसी तरीके से डिफाइन हो रहा है कि दो पॉलीगन तभी रिलेटेड होंगे जब उनके नंबर ऑफ साइड इक्वल होगा। तो ये पॉलीगन है, ट्रायंगल पॉलीगन है और इस पॉलीगन में 3 साइड है, तो वही पॉलीगन रिलेट करेगा जो जिसके 3 साइड होंगे, और वो कौन सा पॉलीगन है, वो है ट्रायंगल। तो सेट ए के ट्रायंगल जितने भी होंगे, सेट ए जो पॉलीगन का सेट है उसमें जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सारे इस ट्रायंगल टी से रिलेट करेंगे, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एल क्या है, एल जो सेट है उसमें बहुत सारी लाइंस है, तो रिलेशन डिफाइन है कि L1 L2 इस तरीके से है, L1 L2 इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है कि L1 पैरेलल है L2 के। अब क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ये इजी है, ये तो आप तुम लोगों को करना है। देखो L1 पैरेलल टू L1 क्या हो जाएगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि L1 जो है खुद के पैरेलल हो गई, मतलब एक ही लाइन है तो वो खुद ही के पैरेलल हुई और कोई उसके लाइन ही नहीं है कंपैरिजन उसके पैरेलल, वही लाइन है तो वो खुद के पैरेलल हो गई। L1 पैरेलल के L2 के, L2 पैरेलल हो गई L1 के, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी हो गया। L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, L1 L3 पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे के, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये शो करना आसान है। इसका सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि शो दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x + 4। रिलेशन L से L में डिफाइन है और है क्या, L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ये है ना। अब देखो तुमको दिया है सेट दी क्या है, लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 2x + 4, ये ना। हाँ, तो देखो ये सपोज कोई लाइन है, अब रिलेशन क्या है, हमसे पूछा है कि इस के रिलेटेड कौन सी लाइन होगी, तो अब ये है इसके रिलेटेड जो लाइन होगी वो भी पैरेलल लाइन होगी, क्यों, क्योंकि रिलेशन ही यही है, पैरेलल ही रिलेशन जो होगा उसी से रिलेटेड चीज देखेंगे ना, तो रिलेशन पैरेलल लाइन का है, इसके पैरेलल हमको लाइन बतानी है कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx + c होता है, और m क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4। इसके पैरेलल अगर हमको कोई लाइन बतानी होगी तो उसका इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, 2x उसी तरीके से आएगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप इक्वल होता है, प्लस c यहाँ पे वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x + c इज द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इसको लिखेंगे क्या आगे, इज द सेट ऑफ पैरेलल लाइन रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x + 4, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा, इजी है। चलो 15 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट r बी अ रिलेशन, ये रिलेशन दिया हुआ है, सेट ये है, रिलेशन ये है, चूज द करेक्ट आंसर। अब चूज करो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जितने दिए हैं उन सबका रिलेशन खुद से दिया हुआ है आर में, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन तो कर दिया, लास्ट का और इन दोनों में से चेक करना है। सिमेट्रिक देखो, इस सेट को अगर उठा रहे हो, इस सेट को अगर उठा रहे हो, अरे इस पेयर को उठा रहे हो, तो 1 2 है, 2 1 मिलना चाहिए, कहीं मिल रहा है 2 1 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, और सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला भी नहीं हुआ, और सिमेट्रिक बोल रहा है ये है तो ये वाला भी नहीं है, इसका मतलब आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन डिफाइन है, इस तरीके से दिया जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसको तो पहले लिख लो, सेट बनाना पड़ेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में। अब इसको मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया ना कि ऐसे हम दिखाते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, या फिर इसको लिखने का एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका निकालने का मैंने वो भी बताया था कि n क्रॉस n डायरेक्ट लिख लो और उसमें से देख लो क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम इसको करेंगे। तो ए बी इस तरीके से पेयर बन रहा है कि बी की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो 7 ले लो, अगर बी की वैल्यू 7 हो गई, 7 में से 2 माइनस हो गया तो ए की वैल्यू 5 हो गई, 8 ले लो, देखो ये एंडलेस हो जाएगा, आगे तक आता जाएगा, तो हम थोड़ा सा देख के निकालेंगे कि कितना हमसे मांगा गया है। बी मैक्सिमम इसने 8 रखा है, तो हम 8 का निकाल लेते हैं, 8 में से 2 या 6, देखो अभी आता जाएगा क्योंकि इसने लिमिट नहीं किया कि बी की वैल्यू कहाँ तक, पूरा ही नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देख लिया ना, हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना बी हमको पता है, बी लिमिट है तो बी जितना हमको पता है, 6 8 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है, बस सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी कुछ तो नहीं कर रहा है, 6 8 कर रहा है बस। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ से टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हम अगली क्लास में इसको कैरी करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो, लाइफ को एंजॉय करो।